एडोल्फ हिटलर ने मरते वक्त कहा था, माई स्पिरिट विल राइज फ्रॉम द ग्रेव एंड द वर्ल्ड विल सी आई वॉज राइट। यानी कि एक दिन मेरी आत्मा मेरे कब्र से निकलेगी और दुनिया देखेगी कि मैं बिल्कुल सही था। यूट्यूब पे कई सारी आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें हिटलर को क्लियरली एविल डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि क्या सच में हिटलर एक शैतान था या फिर महान, या फिर इसका कोई और भी साइड था जिसे हम सबसे इंटेंशनली छुपाया गया है। Simple yes or no answer. Hitler, good guy, bad guy? I'm going to say I'm neutral on that. I'm abstaining from There's that no one. neutral. You're saying that Hitler was not a bad guy? जब भी हम हिटलर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये तीन बातें आती हैं। पहली कि हिटलर एक ऐसा इंसान था जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वो भी इतना दर्दनाक कि ऐसी सजा नर्क में भी एग्जिस्ट नहीं करती होगी। दूसरी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अगर हिटलर ना होता तो शायद कभी वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता ही नहीं। और तीसरी बात जो कि हिटलर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है वो है एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म का मतलब होता है कि ज्यूज की एक मेजोरिटी इजरायली लोगों का रीजन है, उन्हें उनके कल्चर और रिलीजियस के बेसिस पे हेट करना। लेकिन अब सवाल यहाँ ये आता है कि क्या एक अकेला इंसान लाखों लोगों को मार सकता है? क्या एक अकेला इंसान एक ही रिलीजियस के 60 लाख लोगों को होलोकॉस्ट करवा सकता है? क्या एक अकेला इंसान विश्व युद्ध को अंजाम दे सकता है? वेल, ये कितना सही है और कितना झूठ आपको इस डॉक्यूमेंट्री के एंड में आते आते पता चल ही जाएगा। Adolf Hitler. It's been 78 years since 6 million Jews were systematically murdered during World War II. I honestly think that Hitler was a good guy based upon my own research. He fought for his country. He wanted to purify it by kicking the greedy Jews out that were destroying his country. I'm done with the classifications. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler. 28 जुलाई 1914 यानी कि ये वही दिन था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो चुका था। इस वॉर में हिटलर भी शामिल था, लेकिन एज अ कुरियर बॉय। लेकिन यही काम करते वक्त एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हिटलर की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। 1918 ये वर्ल्ड वॉर का आखिरी फेज था। हिटलर घायल हो जाता है और तभी उसके सामने एक ब्रिटिश सोल्जर आके खड़ा हो जाता है, हेनरी टेंडे। हेनरी अपना बंदूक पीछे कर लेता है और हिटलर को जिंदा छोड़ देता है। लेकिन हेनरी को क्या पता था कि जिसे वो आज मासूम समझ के छोड़ रहा है वो आगे चल के लाखों लोगों का गर्दनें उड़ा देने वाला है। उसी दौरान जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था उसे एक ऐसी खबर पता चलती है जिसे सुन के वो लिटरली रो देता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑफिशियली खत्म हो गया था और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। इस हार के बदले जर्मनी को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल। इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी को इकोनॉमिकली और मिलिट्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए गए थे। यहाँ तक कि जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन भी आ गया था जिसकी वजह से लोगों को एक ब्रेड खरीदने के लिए पूरा सूटकेस भर भर के पैसे ले जाने पड़ रहे थे। और इन सब की वजह से वहाँ के लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ की करंट गवर्नमेंट की वजह से ही ट्रीटी साइन करनी पड़ी है और ये गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा करप्ट और इनकम्पिटिएंट है और ये जर्मनी को कभी भी हाइपर इन्फ्लेशन से बाहर नहीं निकाल पाएगी। और इन्हीं सब के बीच एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की। देखो, हिटलर एक फॉर्मर सोल्जर था जिसने अपनी कंट्री को वॉर के सिचुएशन में जी जान लगा के सपोर्ट किया था और वो एक कैरिस्मेटिक स्पीकर था जो कि अपने स्पीच की वजह से किसी को भी मैनिपुलेट इजीली कर लेता था। और ऊपर से जर्मनी की करंट गवर्नमेंट की वजह से वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। उसी वजह से जर्मन्स को हिटलर के रूप में एक नया लीडर मिल गया और देखते ही देखते हिटलर एक आम लीडर से सीधा जर्मनी का डिक्टेटर बन गया। हिटलर ने नाजी पार्टी के अंदर एक मैनिफेस्टो लॉन्च किया जिसे वो 25 पॉइंट प्रोग्राम बोलता था। उसने प्रॉमिस किया कि वो जर्मनी को अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकालेगा। लेकिन इसी मैनिफेस्टो में उसने ये भी मेंशन कर दिया कि जर्मनी में सिर्फ वही लोग रहेंगे जिसके अंदर सिर्फ जर्मन्स का खून बहता होगा। और इसी मैनिफेस्टो का सबसे कंट्रोवर्शियल प्रॉमिस ये था कि जर्मनी का जो बुरा हाल हुआ है उसके लिए ज्यूस रिलीजन के लोगों को ब्लेम करो। और उसी बीच 1923 में वो क्या करता है कि अपने करंट गवर्नमेंट को गिराने के लिए एक बगावत कर देता है जिसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ता है। और उसी दौरान वो जेल में बैठे बैठे अपनी फेमस बुक लिखता है मेन कम, जिसका मतलब होता है कि मेरा स्ट्रगल। इस बुक में वो अपनी आइडियोलॉजी, अपना फ्यूचर प्लान लिखता है। और जेल से बाहर आने के बाद उसने अपने पार्टी को रीऑर्गेनाइज करके इलेक्शन
रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन फिर आया 1929 ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। जर्मनी की इकोनॉमी ऑलरेडी वीक हो पड़ी थी और अब ग्रेट डिप्रेशन की वजह से हालात और भी बुरे हो गए थे और उसी बात का हिटलर ने पूरा फायदा उठाया और लोगों को बिलीव करा दिया कि एक नाजी पार्टी ही है जो जर्मन को अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकाल सकती है। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त जर्मनी में किसी और की गवर्नमेंट थी और उस दौरान वहां का चांसलर कोई और था और हिटलर को पावर में आने के लिए जर्मनी का चांसलर बनना जरूरी था। हालांकि 1932 में आते आते हिटलर ने पार्लियामेंट में अपना सीट शेयर काफी बढ़ा लिया था, लेकिन फिर भी उसके पास इतनी मेजोरिटी नहीं थी कि वो गवर्नमेंट बना सके। पॉल वन हिंडरबर्ग उस वक्त जर्मनी के प्रेसिडेंट थे और 1932 में उन्होंने फ्रेंच वॉन पेपेन नाम के एक मिनिस्टर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। लेकिन इसी वॉन पेपेन के एक डिसीजन के वजह से हिटलर को जर्मनी का तानाशाह बना दिया। होता क्या है कि वॉन पेपेन से हालात संभल नहीं रहे थे, इसी वजह से प्रेसिडेंट हाइजेनबर्ग ने उसे हटा के वॉन सेलर को नया चांसलर बना दिया और इस वॉन सेलर ने वॉन पेपेन और उसके काफी मिनिस्टर के साथ मिलकर कुछ ऐसा प्लान करता है जिसकी वजह से हिटलर और उसकी नाजी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाए। बट कुर्सी की लालच में वॉन पेपेन ने सीक्रेटली हिटलर से कुछ मीटिंग कंडक्ट किए और उसे सब बता दिया कि किस तरह नाजी पार्टी को खत्म करने के लिए वॉन सेलर 4 दीवारियों के अंदर मीटिंग कंडक्ट कर रहा है। और तभी वो हिटलर को एक ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं पर्सनली जाकर हाइजेनबर्ग से बात करूंगा और तुम्हें जर्मनी का चांसलर बना दूंगा और बदले में मुझे बस वाइस चांसलर का सीट चाहिए। और ये सब करने के पीछे वॉन पेपेन का मोटिव ये था कि वो और हाइजेनबर्ग मिलकर हिटलर को एज अ पपेट चांसलर बना देंगे और रियल पावर इनडायरेक्टली उन्हीं के हाथों में रहेगा। और हाइजेनबर्ग का बनाया कोई भी चांसलर ढंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा था, इसीलिए उन्हें एक नए चेहरे की जरूरत थी और वो जानते थे कि इस मूवमेंट पे हिटलर से बेहतर कोई नहीं हो सकता। और वैसे भी हम लोग हिटलर को एज अ पपेट यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली पावर हमारे ही हाथों में रहेगी। लेकिन वॉन पेपेन और हाइडेनबर्ग दोनों इस बात से अनजान थे कि जिसके साथ वो मैनिपुलेशन का गेम खेल रहे थे उसने ऑलरेडी उसमें पीएचडी हासिल कर रखी थी। हिटलर ने बिना कुछ कहे वॉन पेपेन की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया जाता है।